हम लोग जब इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो उस दिन पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो वाला टॉपिक आपका नॉन इवैल्यूएटिव टॉपिक है। नॉन इवैल्यूएटिव का मतलब कि उस टॉपिक से आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी भी बोर्ड में नहीं, ना बीएससी बोर्ड में ना सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था आपको इनलाइन करने के लिए कि भाई साहब इस बार हम लोगों क्लास क्लास में पढ़ना क्या है, बेसिकली वो जानने और समझने के लिए वो वाला टॉपिक आपको पढ़ाया गया था, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हम लोग पहला यूनिट आज फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो 2-3 दिन की क्लास हुई थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास, वो सिर्फ आपका एक बैकग्राउंड था, बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जो टॉपिक हम लोगों का अभी स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपके यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 12 नंबर का क्वेश्चन आपको इस यूनिट में पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है इस टॉपिक का पूरा का पूरा, और उसमें इस टॉपिक से आपको हो सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन आए, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है। इस टॉपिक से ये जो पूरा चैप्टर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, हो सकता है 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए, ठीक है। तो क्वेश्चन वाइज ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक कंसेप्ट वाइज है, ठीक है। आपको इसका कंसेप्ट जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज बिना इसके कंसेप्ट के आप आगे नेशनल इनकम में अपने आप को बढ़ा नहीं पाएंगे, या अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाएंगे। ये टॉपिक इसलिए बहुत जरूरी है। क्या कहता है ये टॉपिक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बिकॉज वी हैव टू डील विद द नेशनल इनकम इन दिस कंप्लीट यूनिट। तो हम लोगों को नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम का मतलब हुआ वो इनकम जो देश का इनकम है, पूरे देश का इनकम, पूरे देश की कमाई ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर जब हम निकालते हैं। तो भाई कमाई निकालने के लिए हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि कमाई जनरेट कहां से होती है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम एंड हाउ द इनकम गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इकोनॉमी, ठीक है। इनकम निकलता कैसे है, इनकम जनरेट कहां से होता है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूट किन किन लोगों के बीच में होता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को समझने के लिए, और जनरेशन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हमेशा बट ऑब्वियस है कि क्या चलेगा, एक साइकिल चलेगा, साइकिल, ठीक है। कहीं से जनरेट होगा, किसी के हाथ में आएगा, फिर खर्च होगा, फिर किसी दूसरे के हाथ में जाएगा, फिर तीसरे के हाथ में, फिर इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस क्या होता चलेगा, चलता चलेगा। दैट्स व्हाई द चैप्टर इज नेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये व्हाट ऑब्वियस है कि फ्लो जैसे भी बनेगा तो वो क्या बनेगा, सर्कल के फॉर्म में बनेगा। दैट्स व्हाई द चैप्टर इज नेम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यस, आइए अब इसके अंदर हम लोग कितने सेगमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इकोनॉमी को हम लोग 4 सेक्टर, इवन 4 नहीं कहीं 3 सेक्टर कहें। इकोनॉमी को हम लोग 3 सेक्टर में बांटेंगे। पहला सेक्टर हाउस होल्ड कहलाएगा, हाउस होल्ड्स, ठीक है। दूसरा सेक्टर फर्म्स कहलाएगा, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट कहलाएगा। ये तीनों सेक्टर एक इकोनॉमी का पार्ट होगा। और चौथा सेक्टर वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं होगा, किसी इस पार्टिकुलर इकोनॉमी का पार्ट नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी का उसके साथ भी इंटरेक्शन होगा, और उस सेक्टर को हम लोग बोलेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम आपको पहले भी ROW समझा रखे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बोलेंगे, आप बोलेंगे सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता है। बोलेंगे नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी का पार्ट नहीं होता, वो तो बोल ही रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे अर्थव्यवस्था को छोड़ के बाकी, ठीक है। तो क्या वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है? नहीं, वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या इससे इंटरेक्शन होगा? तो भाई पूरे इकोनॉमिक्स में आपका ROW से इंटरेक्शन होगा, बिकॉज कोई क्लोज्ड इकोनॉमी तो है नहीं। हमारी इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी। हमारी क्या, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज नाउ व्हाट, ओपन इकोनॉमी। तो भाई हम सिर्फ अपने कंसंट्रेशन की बात तो नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्शन ROW से होना निश्चित है। कोई दिक्कत यहां तक इस कांसेप्ट को समझने में? तो आइए हम लोगों को एक एक करके इनको प्लॉट करना है अपने माइंड में कि हाउस होल्ड्स क्या होते हैं, फर्म्स क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, और ROW क्या होता है। एक एक करके हम लोग इनको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स वो सभी लोग हैं इकोनॉमी के अंदर जो एक चीज प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड्स वो लोग हैं जो प्रोवाइड करते हैं फैक्टर सर्विसेज। मतलब मामला आके रुक गया कि हमें जानना पड़ेगा कि फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, और उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले में, जिनको भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है,
उसके बदले में इनको मिलता है क्या, फैक्टर पेमेंट्स। तो फैक्टर सर्विस समझेंगे तो फैक्टर पेमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, उन्हीं सर्विस के बदले में जो पैसा मिल रहा है वो फैक्टर पेमेंट होता है। और दूसरी बात समझनी होगी कि ये फैक्टर सर्विस किनको प्रोवाइड करते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो ये फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बन गया ना दो लोगों के बीच में रिलेशन, ठीक है, दो सेक्टर्स के बीच में रिलेशन बना। पहला सेक्टर समझना होगा हाउस होल्ड, फिर समझना होगा कि भाई फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, फिर समझना होगा कि फर्म्स क्या होते हैं और वो क्यों फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। और ये तो समझ में आ ही गया कि फैक्टर सर्विसेज अगर फर्म्स लेते हैं तो भाई उसके बदले में जो पेमेंट करते होंगे वो कौन पेमेंट करता होगा, फैक्टर पेमेंट्स कौन पेमेंट करता होगा, फर्म करती होगी। किसको, हाउस। ठीक है, तो भाई हाउस होल्ड्स क्या करते होंगे, हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को देते होंगे और फर्म्स उसके बदले में हाउस होल्ड्स को उन्हीं सर्विसेज के बदले में क्या चुकाती होंगी, फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर है? ये सारी बात किताब में आपके लिखी हुई है, कहीं पे आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप किताब पढ़ेंगे एक बार, हम भी आपको पढ़ाएंगे, आपको सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब बात आती है, बात आके अटकती है व्हाट इज दिस फैक्टर सर्विसेज। तो भाई हमने प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा, अगर थोड़ा भी आपको याद होगा तो प्रोडक्शन में हमने बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, मतलब those things which are essential for the conversion of input into output। ठीक है, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और एंटरप्राइज मतलब एंटरप्रेन्योर, दैट पर्सन हु डूज द वर्क ऑफ बिजनेस। ठीक है, जो बिजनेस करता है। तो फैक्टर सर्विसेज के अंदर यही चीजें आती, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब आप बोलेंगे सर हाउ कुड यू से दैट समवन इज ऑफरिंग द लैंड टू द फर्म। भाई कोई ऑफिस बना के दे रहा है, कोई रेंट लगाने के लिए मकान दे रहा है जिसमें कि फर्म अपना क्या कर रही है, प्लांट मशीनरी ये वो दुकान जो भी है सेटअप कर रही है और वहां से आगे काम कर रही है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, लैंड हो गया ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर, लेबर के अंदर सिर्फ लेबर ऐसे नहीं आ रहे कि वेज वाले लेबर आ रहे हैं जो कैजुअल लेबर है। लेबर का मतलब है कि सभी लोग आ रहे हैं, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सबको लेबर यहाँ पे कह दिया जा रहा है। इन जनरल हम उसको लेबर कहते हैं। ठीक है, तो भाई जब तक लेबर, चाहे वो मैनेज लेबर, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे अनस्किल्ड हो, काम नहीं करेगा, क्या फर्म्स प्रोडक्शन कर सकती है? नहीं। तो प्रोडक्शन करने के लिए फर्म्स को लेबर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कैपिटल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, और एंटरप्राइज जब तक बिजनेसमैन काम नहीं करेगा, क्या बिजनेस हो पाएगा, क्या प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज आर दोस एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन टू टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी। बता, इकोनॉमी में प्रोडक्शन को होने के लिए और करने के लिए वो सारी चीजें जो होनी जरूरी हैं वो सारी क्या कहलाती है, फैक्टर सर्विसेज कहलाती हैं। एंड बट ऑब्वियस दीस फैक्टर सर्विसेज आर बीइंग ऑफर्ड टू दैट पर्टिकुलर फर्म बाय एनी ऑफ द इंडिविजुअल्स। Means we can say that the households are those who are the owners of the factor services। क्या ठीक है? मतलब फैक्टर सर्विसेज के ओनर्स हम हैं, तभी ना हम फर्म को वो सर्विसेज क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कि हाँ भैया हम आपको चलिए जमीन दे देते हैं, ठीक है, बदले में आप हमको किराया दे दीजिएगा, ठीक है, आइए हम आपके लिए काम करेंगे, बदले में आप हमको सैलरी दे दीजिएगा, ये लीजिए पैसा, बदले में आप हमको इंटरेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है, हम बिजनेस करते हैं, बदले में हमको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई जिसको फैक्टर सर्विसेज समझ में आ गया उसको फैक्टर पेमेंट समझ में आ गया। ये मैंने जो चार बातें बोली वो फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज के कंसीडरेशन में जो आपको सामने से मिल रहा है दैट बिकम्स व्हाट, दैट बिकम्स फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर है भाई? So whenever a particular household is in the ownership of a particular factor services, he is offering that factor services to the firms, and in return for that factor services the firms are offering what, the firms are offering the factor payments. It means that whenever the factor services have been paid to the firm, have been offered to the firm by the households, in return the firm will provide what, the firm will provide the factor payments, which in the hands of the households can also be considered as factor income। क्या ठीक बोल कि भाई साहब अगर हाउसहोल्ड के हाथ में उसको कहा जाए तो पेमेंट, तो भाई पेमेंट किसके नजरिए से कहा जा रहा है, फर्म के नजरिए से, बट अगर हाउसहोल्ड के पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो दैट इज द इनकम। मींस वी कैन से दैट इन एन इकोनॉमी हाउसहोल्ड्स आर दोस पर्सन्स हु आर इन द ओनरशिप ऑफ द फैक्टर सर्विसेज, एंड बाय ऑफरिंग द फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स दे आर गेटिंग व्हाट, दे आर गेटिंग द फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम इन रिसीट। क्लियर? बोलो भाई, एकदम क्लियर चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। तो भाई क्या मूवमेंट हुआ, क्या फ्लो हुआ, फ्लो हुआ, दो चीजों का फ्लो हुआ। अभी फिलहाल दो और चीजों का होगा।
चार चीजों का फ्लो पढ़ना है, दो चीजों का फ्लो समझाया मैंने। पहला, हाउसहोल्ड से फर्म्स की तरफ क्या फ्लो होगा, बोलो सर्विस, वेरी गुड, फैक्टर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज और व्हाटसोएवर। ठीक है, अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि सर रॉ मटेरियल नहीं आएगा क्या, बच्चा वो भी आएगा, सारी चीजें। ठीक है, एवरी इंच एंड टेप ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरीथिंग विल बी कंसीडर्ड अंडर व्हाट, फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज फ्लो हो गया हाउसहोल्ड से फर्म की तरफ, फैक्टर सर्विसेज, और उसके बदले फर्म से हाउसहोल्ड की तरफ क्या फ्लो होगा, तो कंसीडरेशन है। तो बट ऑब्वियसली बेटा विदाउट कंसीडरेशन कोई भी चीज मायने ही नहीं रखती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मायने रखता है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी मायने रखता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या नेशनल इनकम में मायने रखता है? नहीं मायने रखता है। नॉन इकोनॉमिक समझते हो, जहां मनी कंसीडरेशन का फ्लो नहीं होता है। क्लियर है ना? ठीक है, तो जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, क्या मायने रखता है? यस, इट्स अ फैक्टर सर्विस। लेकिन तुम अपने भाई को पढ़ा रहे हो, क्या मायने रखता है? नहीं मायने रखता है, बिकॉज़ इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ कैश। बात समझ रहे हो? तो आगे ये सब भी पढ़ना है हम लोगों को कि क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिकाना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, आप बोलेंगे इंक्लूड होगा, हम बोलेंगे नहीं इंक्लूड होगा, फिर रीजन, फिर रीजनिंग, फिर डिस्कशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। तो भाई सर्विसेज है, इसका मतलब बट ऑब्वियसली कि समथिंग इन कंसीडरेशन, and what is in the consideration have to be paid by the firms to the household, and it becomes, it gets concentrated in the hands of the household, and this is the income of the household. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? यहाँ पे बाबू दो चीज का फ्लो हुआ, दो ठो फ्लो हुआ। एक सर्विसेज का जब फ्लो हुआ तो वो सर्विसेज फिजिकल चीजें हैं, रियल चीजें, रियल, REAL, रियल, वास्तविक। ठीक है, तो हाउसहोल्ड से फर्म्स की तरफ जो सर्विसेज का फ्लो हुआ, दैट आर कॉल्ड एज रियल फ्लो। मतलब सर्कुलर फ्लो का दो टाइप होता है, टाइप। वन इज कॉल्ड रियल फ्लो एंड द अनदर, यू कैन से दैट when something is moving from the firms to the household, it is in the form of what? It is in the form of what? Money है, पैसा है। ठीक है, तो इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे? कैश फ्लो नहीं, मनी। ठीक है, मनी, हाँ, कैश फ्लो क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिकॉज कंसीडरेशन जरूरी नहीं है बच्चा कि हमेशा कैश के ही फॉर्म में दिया जाए, कोई फैसिलिटीज के फॉर्म में तो दिया जा सकता है। मतलब कंसीडरेशन इन काइंड भी हो सकता है, केयर इन द काइंड, जो लोग जानते हैं वो लोगों को समझाए होंगे पहले भी कि काइंड का मतलब होता है कोई बेनिफिट्स। ठीक है, जिसको पैसे के टर्म में तोल सकते हैं लेकिन वो एक्चुअली पैसा नहीं। बात समझ आ रही? तो for every factor services which is considered under the real flow, there is a considerable flow from the firms to the household in the form of money or money equivalent, that is considered as money flow. मतलब सर्विस को रियल बोल रहा है, हाँ, सर्विस को रियल बोल रहा है और पैसे को क्या बोल रहा है? जो उसके बदले में पैसा मूव हुआ है, either in the form of rent, either in the form of salary, profit, interest, जो भी है, ठीक है, that is considered as what? Money flow. मतलब अभी हम लोग दो सेगमेंट देखे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वन इज द रियल फ्लो एंड द अदर इन द कंसीडरेशन इज द मनी फ्लो। क्लियर? नाउ द मनी गेट्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द हाउसहोल्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विसेज। यहां तक बात समझ में आ गया? पैसा किसके पास आ गया है? हाउसहोल्ड के पास। एंड द अदर थिंग इज आल्सो दैट व्हेन द फैक्टर सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म, नाउ द फर्म्स आर वेरी मच इनेबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे हैव प्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज राइट नाउ। उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक कुछ दिक्कत समझ रहे हैं? बिकॉज इफ दे डोंट हैव टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज, दे विल नेवर आस्क फॉर द फैक्टर सर्विसेज। ठीक है कि भाई साहब जब प्रोडक्शन ही नहीं करना है तो क्या फैक्टर सर्विसेज के बारे में तुम सोचोगे भी, पूछोगे भी, मांगोगे भी? क्या मांगोगे? मान लो कि आज फॉर टाइम बिंग एक महीने के लिए अल्तमश के यहाँ पर के पास में कोई भी बैग नहीं बनता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, नहीं बनता, इसको नहीं बनाना है, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ। तो क्या ये कारीगर को पूछेगा? सिंपल सा बात है, क्या ये क्लॉथ जिससे बैग बनता होगा वो खरीदेगा, थ्रेड खरीदेगा, जिप खरीदेगा, कोई भी चीज खरीदने की कोशिश करेगा? नहीं ना करेगा। बट ऑब्वियस है, मींस इफ प्रोडक्शन गेट्स हॉल्टेड, हॉल्टेड का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, इफ प्रोडक्शन गेट्स हॉल्टेड देन फैक्टर सर्विसेज इज ऑफ नो यूज। देख लीजिए कोविड कंडीशन में क्या हुआ। ठीक है, ऑल द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द सूरत गेट्स क्लोज्ड। यस सर। ठीक है, प्रोडक्शन रुक गया, सारे के सारे लेबर कहां पहुंचे? अपने बिहार झारखंड, है ना? क्योंकि भाई साहब अगर प्रोडक्शन नहीं था तो फैक्ट्री सर्विसेज की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हम लोगों को सिर्फ दिखा कि लेबरर्स भागे हैं, ठीक है, या लेबरर्स मूव करके अपने घर आए हैं। भाई साहब उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग रहे होंगे, जो भी सर्विसेज देते रहे होंगे, दे ऑल गेट हॉल्टेड।
रुकना पड़ा होगा। धागा वाले को, थ्रेड वाले को, इंजन वाले को, मशीन वाले को, सुई वाले को, कांटा वाले को, जो भी रहा होगा, पैकिंग वाले को, पैकेज वाले को, ट्रांसपोर्ट वाले को, ब्रांडिंग वाले को, लोगो वाले को, सोचो ना एक टेक्सटाइल के अंदर कितने लोग रहे होंगे। अगर प्रोडक्शन रुका तो हर वो आदमी रुका जो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ में क्या था, जुड़ा हुआ। इसीलिए दोबारा लॉकडाउन सोचने से भी क्या होता है, घबराहट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब एक प्रोडक्शन अगर किसी इकोनॉमी में रुकता है ना तो उसका सारा का सारा साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, एक हम रुकेंगे तो हमारे साथ पता है कितने लोग रुक जाएंगे, बहुत लोग रुक जाएंगे। और सर्विस इंडस्ट्री में तो कम। सर्विस इंडस्ट्री समझते हो ना, जहां सेवाएं दी जाती है। सर्विस इंडस्ट्री से ज्यादा धक्का लगता है किसी भी इकोनॉमी को गुड्स इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रुकने से। बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होते हैं, एम्प्लॉयड। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादा लोग कनेक्टेड भी होते हैं। सर्विस इंडस्ट्री से ज्यादा लोग कहां कनेक्टेड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग नीड्स व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स मल्टीपल रॉ मटेरियल्स। तो भाई कोई ना कोई तो वहां क्या होगा, एसोसिएटेड होगा। मैन्युफैक्चरिंग नीड्स रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग नीड्स लेबर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, ब्लॉक का बहुत सारी चीजें वहां लगी होती। तो अगर प्रोडक्शन रुका तो फैक्टर सर्विसेज इज ऑफ नो यूज। तो भाई साहब जब फैक्टर सर्विस नहीं है तो फैक्टर पेमेंट नहीं है, फैक्टर पेमेंट नहीं है तो पैसा का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। पैसा का कंसंट्रेशन ढीला हो जाएगा तो भाई सारा साइकिल क्या हो जाएगा, पॉकेट में पैसा नहीं, डिमांड नहीं, डिमांड नहीं, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, फिर सर्विसेज और कम और कम और कम और कम, मामला पूरा क्या लिटरली ऐसा ही होता होगा इकोनॉमी में? बिल्कुल ऐसा ही होता है। तुम लोग के सामने तो सिचुएशन है, देख भी सकते हो। ठीक है, इससे पहले का कोई बैच अगर हम पढ़ाएं तो उसको इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कराना पड़े। आप 2020 गुजर के आए हैं, ठीक है, आपने देखा है वो सिचुएशन, वो फेज, ठीक है, जिस टाइम सब कुछ धीरे 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 क्या हो रहा था, फॉल्ट हो रहा था। ठीक है, आइए तो हमने देखा कि भाई साहब एक रियल फ्लो हुआ, एक मनी फ्लो हुआ। फिर आगे आते हैं। Now when the money gets concentrated into the hands of the households and goods and services gets concentrated in the hands of the firm wants to do what? Firm wants to sell the goods and services. Because there is no matter firm doesn't want to hold the goods and services in their hand, क्या फायदा होगा? Next production activity हो ही नहीं पाएगा। And क्योंकि households हैं, they have to live their life, they have to live in the particular segment of the society, they have to spend something over their consumption. उनको कंजम्पशन करना होगा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज उनको चाहिए, और गुड्स एंड सर्विसेज वो लेंगे किससे, जो बना रहे हैं उन्हीं से तो लेंगे। तो फिर सेकंड साइकिल चलेगा, और सेकंड साइकिल में भी दो ठो फ्लो चलेगा। एक रियल फ्लो होगा, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो तब होगा जब ये फर्म्स जो सामान बना करके रखे हुई हैं ये किनको बेचेंगी, आउटसोर्स। दे गेट द रियल फ्लो। बिकॉज़ क्या फ्लो कर रहे हैं, रियलिटी में गुड्स एंड सर्विसेज दे आर गोइंग टू फ्लो। क्लियर चल रहा है मामला? और इसके बदले क्या फ्री में करेंगे? नहीं, दे गेट व्हाट, मनी। हो गया मनी फ्लो। और ये जो मनी फ्लो हुआ इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसका नाम हम रखेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बोलो सूटेबल? Is it an expenditure of the household? Yes. And it's for what? For consumption. खाने की, ठीक है? तो it becomes what? Consumption expenditure. Means there are two segments of real flows and two segments of money flows. When the factor services gets offered by the household is get accepted by the firms, there is a real flow of factor services towards from the household to the firm. And again, in consideration of that factor services, there is a money flow from the firms to the household in the form of factor payments. Or you can say factor income in the form of rent, wages, salary, interest, profit, etc., etc., etc. And again, in the next segmentation, when the household gets money in the form of factor income, that get concentrated in the hands of the households, they spend these over the consumption expenditure. And when that money flows to the firm in consideration, the firm will flow what? They will flow goods and services towards households. And this process goes on for n number of inevitable times that forms a circular flow every time. और जहां ये halt हुआ, ये रुका, भाई साहब आपका इकोनॉमी क्या होना चालू हुआ। अब आप बोलेंगे सर इसको हम लोगों को नेशनल इनकम नहीं क्यों बता रहे? बिकॉज इट इज बेसिकली द ग्रासरूट कॉज ऑफ द जनरेशन ऑफ इनकम इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। Because if there will be no production activity in an economy, in any case, none case, no case, never ever the income can be generated in a particular economy.
And if the income can't be generated in an economy, what is the obvious reason to study the dictionary? ठीक है भाई, जब इनकम ही जनरेट नहीं हो पाएगा तो नेशनल इनकम पर क्या अप्लाई करेंगे? तो भाई सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि इनकम जनरेट कहाँ से होगा भाई साहब। किसी इकोनॉमी में हवा में तो ऊपर वाला थोड़ी छोड़ देगा इनकम। इनकम तो जनरेट होगा उसकी इकोनॉमिक प्रोसेस से। एंड व्हाट इज दैट इकोनॉमिक प्रोसेस? सिंगल शब्द में आदमी कहेगा प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं कि पहले मुर्गा की पहले अंडा, पर सीधा कंसेप्ट है भैया कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन leads to consumption, leads to investment, again production, again consumption, again investment, production, consumption, investment, three basic cycle चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जहां जिनमें से कोई भी एक रुका, प्रोडक्शन रुका, कंजम्पशन खत्म। काहे भाई? प्रोडक्शन नहीं तो सर्विसेज नहीं, सर्विसेज नहीं तो कमाई नहीं, कमाई नहीं तो कंजम्पशन कहां से आएगा? यस सर, क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा सर्कल चलता रहता है। अब इसमें हमने कुछ असम्पशंस डाले। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आप गजब बात करते हैं, एक इकोनॉमी में आप बोलते हैं खाली हाउस होल्ड है, फर्म है, बाकी और कुछ है ही नहीं, कोई और इंटरेक्शन आप नहीं दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, बस ये भी आप कह रहे हैं कि अच्छा आप मान के चलिए कि सर आप क्वेश्चन सवाल क्या क्या इसमें आ सकते हैं कि सर फर्म जितना प्रोड्यूस करेगा सारा ही कंज्यूम हो जाएगा क्या? फर्म के पास कुछ तो बचेगा? सर हाउस होल्ड जितना कमाएगा सभी इन्वेस्ट कर देगा, सभी कंज्यूम कर देगा क्या? सारा का सारा एक्सपेंडिचर कर देगा क्या? तो ये जब पढ़ा जाता है कोई भी इकोनॉमिक्स का कोई भी हम तुमको प्रिंसिपल पढ़ा रहे होंगे तो भाई इतना मान के चलना कि वो कोई भी 100% प्रैक्टिकल प्रिंसिपल नहीं होता है। ठीक है, एवरीवेयर देयर इज अ स्कोप ऑफ सम असम्पशन। ठीक है, यहाँ पे क्या असम्पशन है? पहला असम्पशन बताते हैं। व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस हाउसहोल्ड एंड फर्म ओनली, देयर इज नो इंटरेक्शन विद द आउटसाइड पार्टी। ठीक है, इट मींस दैट द फर्स्ट असम्पशन इज दैट इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। पहला असम्पशन क्या है कि भैया ये इकोनॉमी क्या है? क्लोज। दूसरा असम्पशन, देयर इज नो इंटरेक्शन और इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट का कोई इंटरेक्शन और इंटरवेंशन होता तो यहाँ पे एक तीसरा सेगमेंट और लिखा जाता, क्या? गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर तीसरा असम्पशन, देयर इज नो सेविंग्स बाय द हाउसहोल्ड, बिकॉज़ अगर सेविंग्स होती तो इन्वेस्टमेंट होता, और इन्वेस्टमेंट होता तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता, बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग सबसे बेसिक बेस रूट असम्पशन पे सबसे पहला सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट भी जुड़ेगी, फिर इकोनॉमी ओपन होगा, इकोनॉमी ओपन होगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आएगा, सेविंग्स भी आएगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। मतलब आगे आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें और प्रोपोजिशंस क्या होते जाएंगे? ऐड होते जाएंगे। अभी ये सबसे बेसिक चल रहा है कि इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, दो ही सेक्टर है, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म। एक वो सर्विस देता है, उसके बाद जो फैक्टर इनकम मिलता है वो पूरा का पूरा फैक्टर इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है, और जितना उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, उतना ही का सामान फर्म बनाती है और ये हाउस होल्ड फर्म का सारा सामान खरीद लेता है, और सारा सामान खरीद करके उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा दे देता है। मींस नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सिर्फ इन्हीं के बीच में ये साइकिल क्या होता जा रहा है? रन करता चल। तो ये सबसे बेसिक असम्पशन है और सबसे बेसिक मॉडल है। ठीक है, इसको मॉडल बोलते हैं। मॉडल का मतलब होता है कि मूवमेंट का जो सर्कल हम बनाते हैं, समझते हैं, उसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, ये मॉडल समझ में आए? तो मॉडल में दो तो रियल फ्लो और दो तो मनी फ्लो, कैश फ्लो नहीं, मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो कब कब? जब फैक्टर सर्विसेज हाउसहोल्ड से फर्म की ट्रांसफर हुआ, और दूसरा जब फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड को ट्रांसफर किए। मनी फ्लो कब कब? जब हाउसहोल्ड को फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट मिला, पैसा मिला, और हाउसहोल्ड्स ने गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पैसा मिला। ठीक है, इतना सेट हो गया समझ? बोल सकते हैं कि देश का पैसा देश में ही रहेगा। हाँ, तो क्लोज इकोनॉमी है ना, असम्पशन ही तो ले लिए हुए हैं, देश का पैसा बाहर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि असम्पशन ही ले लिए कि इकोनॉमी क्या है? क्लोज। तो भाई जब इकोनॉमी क्लोज है तो पैसा सर्कुलर फ्लो हो रहा है। रियल में ऐसा नहीं होता। नहीं, रियल में तो नहीं बताएंगे, इसी चैप्टर में रियल में आएंगे। कुछ पैसा बाहर जाएगा उसको बोलेंगे लीकेज, कुछ पैसा बाहर से अंदर आएगा उसको बोलेंगे इंजेक्शन। हो सकता है ना, बाहर से पैसा इंडिया आ सकता है ना, आता ही है। ठीक है, और इंडिया से पैसा बाहर जा सकता है ना, जाता ही है। ठीक है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो अगर इंडिया से पैसा बाहर गया तो लीकेज, पाइप टूट गया। बेसिक ऐसा पढ़ना है। ठीक है, और जब बाहर से पैसा इंडिया में आया तो पाइप में डाले इंजेक्शन। ठीक है, फिर डॉलर की डॉलर बह रहा है, खून की जगह डॉलर बह रहा है। ठीक है, तो इंजेक्शन लगाए डॉलर। ठीक है, लीकेज हो गया, आदमी कमजोर हो गया, कोरोना हो गया। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से क्या हो गया है? पैसा निकल गया। ठीक,
पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटल एज अ होल सिलेबस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है? बोलता है अनलिमिटेड इज द recurring wants of human beings have made the production process a continuous process। बोलता है कि मनुष्य की जो अनंत इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, जो हमेशा रिकरिंग, हमेशा रीअकर होता रहता है, इसी वजह से तो प्रोडक्शन एक कंटीन्यूअस प्रोसेस। हमें भूख लगना बंद हो जाए, काम करना बंद करते हैं, एक बार खाएंगे 100 साल जिएंगे, प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं। हमको रोज भूख लगती है तो बिस्किट बनता है, ठीक है, 2 दिन में पैकेट खत्म, अगला पैकेट चाहिए, क्लियर। तभी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, बार-बार चलता है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स जहां लिमिटेड हुई और नॉन रिकरिंग हुई, भाई साहब एक लेंगे तो प्रोडक्शन खत्म ही हो जाएगा। एक कपड़ा 100 साल पहनेंगे, इसी को लेकर कवर में जाए, ठीक है, तो भाई दूसरा कपड़ा जरूरत ही नहीं पड़ेगा पहनने का, तो कपड़ा बनेगा नहीं, ठीक। तो वो ह्यूमन वांट्स रिकरिंग है, अनलिमिटेड है, इसीलिए प्रोडक्शन होता है। एंड इन दिस प्रोसेस different factors of production, land, labor, capital and enterprise are combined together। सारे factors of production को मिलाया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और factors of production को कंबाइन किया जाता है तो goods and services क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और भाई इसी कंबाइन करने के चक्कर में हमें फैक्टर सर्विसेज चाहिए होते हैं, क्योंकि हर आदमी सब कुछ तो सबके पास होता नहीं। बोलता है फर्म कौन है, तो भाई फर्म वो लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन भाई अकेले नहीं कर सकते। तो विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई कौन करता है, जो सप्लाई करता है उसको हाउसहोल्ड बोलते हैं, क्लियर। यहां तक बात समझ में आता है? आगे बोलता है फर्म मेक्स द पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, सैलरी, जो भी है, जिनको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब भाई सामने वाले से जो आपने फैक्टर सर्विसेज लिया उसके बदले में कुछ तो पेमेंट करोगे, और तुम जो पेमेंट कर रहे हो सामने वाले को वो क्या है, वो फैक्टर इनकम, उसके लिहाज से, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट, तो बात एक ही है, फैक्टर इनकम चाहे फैक्टर पेमेंट, बात एक ही है, ठीक। बोलता है द हाउसहोल्ड सेक्टर spends this money on the purchase of goods and services which are produced by the firm। ये भी बड़ा ऑब्वियस है कि भाई साहब जो हाउसहोल्ड सेक्टर है वो इसी पैसे को क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए खर्च करता है, जो कि किसने बनाया है, फर्म ने बनाया है। तो बन गया ना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजम्पशन, खाने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया खर्च, तो भाई खाने के लिए किया गया खर्च सामान्य कौन बनाएगा, फर्म। तो पैसा कहां पहुंचेगा, फर्म। कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर भी तो बोल सकते हो। हां बिल्कुल बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता है। प्रोडक्शन का एक्सपेंड, प्रोडक्शन कॉस्ट ही तो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट की प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। अगली बात क्या कहता है, अगली बात बोलता है 10 इनकम फ्लोज। सबसे पहले इनकम कहां से कहां फ्लो किया था, सबसे पहले फर्म से हाउसहोल्ड, बिल्कुल। इनकम फ्लोज फर्स्ट फ्रॉम द फर्म्स टू हाउसहोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, एंड देन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही दो बात तो अभी तक हम लोग किए, ठीक। बोलता है सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, ठीक। और भाई साहब यही मनी का फ्लो जितने तेजी से होगा उतना ज्यादा इनकम क्या होगा, बढ़ेगी। और वही हम लोग नेशनल इनकम में क्या होगा, बढ़ेगी। नेशनल इनकम में हम लोग जगह पकड़ेंगे, ठीक है, पॉइंट आउट करके निकालेंगे कि भैया इनकम कहां से हो रहा है, ठीक है, और क्या उस इनकम को हम अपने देश का इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मानेंगे तो उसको जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो इसका इनकम निकल जाएगा, और नहीं मानेंगे तो छोड़ देंगे, क्लियर। तो पूरा का पूरा जो नेशनल इनकम का हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें जोड़ और छोड़ का ही डिस्कशन होगा कि क्या इसको पकड़ के अपने नेशनल इनकम में जोड़ ले या इसको पकड़ के अपने नेशनल इनकम से हटा छोड़ दे। कोई ऐसा इनकम हो सकता है जो देश में हो रहा हो प्रदेश का नहीं, नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर की कोई एक ऐसी कंपनी जो यहाँ आके कमा रही है, पैसा लेके विदेश चली जा रही है, कुछ तो मिलता है, टैक्स तो यहाँ देते हो। हाँ ठीक है, टैक्स तो इंक्लूड करते हैं, बाकी वो छोड़ दो, टैक्स गवर्नमेंट इनकम में इंक्लूड है, मतलब सारा काउंट होता है, तो गवर्नमेंट आपका जो ये भी सब कुछ काउंट होगा, सब कुछ काउंट होगा भाई साहब, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट। और जिसका नहीं काउंट हो गया वो अनअकाउंटेड हो गया, तभी तो गवर्नमेंट चिल्ला रही है कैश में काम मत करो भाई प्लीज। हाँ अगर एक तरीके से देखें तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट चिल्ला रही है क्योंकि भाई काम तुम कर रहे हो, पैसा तुम कमा रहे हो, ठीक है भाई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अकाउंट फॉर ही नहीं हो रहा। अकाउंट फॉर ही नहीं हो रहा तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई साहब उसको ग्रोथ में ले कि डी ग्रोथ में ले कि एक्सेलरेशन में ले कि डिसेलरेशन में ले। तो धब्बा वाला बात हो गया ना, ठीक है, कि बेफालतू का हो रहा है उसी देश में, तो भाई अगर कर रहे हो इसी देश में तो भाई इस देश के फायदा के लिए थोड़ा तो कंट्रीब्यूट, मतलब कि वो दिखना तो चाहिए कि इसी देश में हो रहा है।
क्या ही फायदा है कि फैक्ट्री यही लगी हुई है, पैसा ब्लैक में जा रहा है, तो भाई अकाउंट फॉर ही नहीं हो पा रहा है, जीडीपी गिर रही है, वो अल्लाह मच रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें गलती खाली गवर्नमेंट की थोड़ी है, गलती तो हम लोगों की भी है। हाँ ठीक है, अब सबका अपना अपना इसमें प्रपोजिशन हो सकता है कि सरकार टैक्स बहुत लेती है, ये बहुत है, अलग अलग, वो सारी बातें अलग है, वो हम इकोनॉमिक्स में नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन भाई अगर ये बात गवर्नमेंट कहीं से गलत तो नहीं कर रही है कि यू आर डूइंग द थिंग, डूइंग द एक्टिविटी इन द कंट्री एंड इट इज नॉट गेटिंग अकाउंटेड फॉर, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं आपका ही हो रहा है। हर जगह तो पॉसिबल ये भी नहीं कि बैंक की ठीक है, हर जगह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो भाई उसका अकाउंट फॉर करना कहीं ना कहीं से तो पॉसिबल है। कहीं गुड्स जनरेट हुआ वहां पकड़ लीजिए, कहीं डिस्पोज हुआ वहां पकड़ लीजिए, यूज हुआ वहां पकड़ लीजिए, कंडक्ट हुआ वहां पकड़ लीजिए, ट्रांसपोर्ट हुआ वहां पकड़ लीजिए, कहीं तो पकड़ लीजिएगा। छोटे किराने की दुकान है, वहां से लोग सामान खरीदते हैं, कैश देते हैं, वो क्या करें? भाई साहब उसको कहीं से खरीद के अगर लाया है बेटा, वो भी तो कहीं से खरीद के लाया है, तो उसको तो अकाउंट फॉर कर सकते हैं। वो खरीद के लाया उसको अकाउंट फॉर किया, लेकिन जो यहाँ से खरीदा और तो वो वैल्यू एडेड छूट गया। अगर वो करने चाहे तो कैसे? करना चाहे तो भाई साहब इसलिए तो कहा जाता है कि जो लोग भी कमा रहे हैं सब लोग रिटर्न भरिए, सब लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, सब लोग अपना फाइल बनाइए, सब लोग अपना कैपिटल शो कीजिए। क्यों कहा जाता है? सरकार क्यों कहती है? नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है कि भाई अगर ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो भाई प्रोडक्शन को तो सरकार अकाउंट फॉर कर लेगी किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने वैल्यू एडिशन किया, जैसे मान लो कि यही प्रोडक्शन हुआ स्टिक के यहाँ, मान लो कि इसके प्रोडक्शन का फाइनल वैल्यू आया 20 रुपए, लेकिन अगर मान लो इसको स्टॉकिस्ट ने रिटेलर को बेचा 25 रुपए में, ठीक है, और रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा 30 रुपए में, तो वो वैल्यू एडिशन छूट गया ना अगर आपने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया। बात समझ में आ रहा है? 5 रुपए का वैल्यू एडिशन और होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? तो इकोनॉमी बढ़ता कि नहीं बढ़ता 5 रुपए से? यही दिक्कत है ना। ठीक है, दिक्कत यहाँ भी तो है। सरकार कैशलेस क्यों करना चाह रही है, डिजिटलाइज क्यों करना चाह रही है? बिकॉज भाई उससे यही बढ़ेगा बेटा, यही सोच के देखो ना क्या बढ़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही तो सरकार की नजर में आ जाएगा, जो नहीं आ पा रहा। देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम, देयर इज अ फ्लो ऑफ इनकम, बट इट गेट्स अनअकाउंटेड, क्योंकि वो किस चीज में हो जाता है? रिचार्ज वगैरह जो करते हैं काम में, तो उसका भी अकाउंट होता होगा, क्योंकि आप बैंक से पे करते हो, कैसे अकाउंट नहीं होगा? तो जो गिरेगा कहां? सोच के देखो ना, तुमने जो रिचार्ज किया चाहे किसी माध्यम से किया, मोबीक्विक, ये वैलेट, वो वैलेट, पेटीएम, फलाना ठिकाना, एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ भी, दैट गेट्स फाइनली क्रेडिटेड टू होम, टेलीकॉम कंपनी। तो भाई वहां सर्विसेज का वैल्यू जनरेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, तभी तो वो आया ना कि जीडीपी की वैल्यू में आया कि नहीं? इट्स द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। आया कि नहीं आया? तो सरकार कहीं ना कहीं तो पकड़े, नहीं पकड़ेगी तो कैसे ऐड कर पाएगी? बात समझ में आ रही है? सरकार का जोर इसी वजह से तो है ना, सरकार, गवर्नमेंट वांट्स टू ट्रैक द फ्लो ऑफ इनकम। जबकि फ्लो ऑफ इनकम ट्रैक होगा तभी ना समझ में आएगा कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन। अभी पढ़ाएंगे आगे, यही 3 पॉइंट पढ़ाना है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। कहां से जनरेट हो रहा है, कहां कहां किन किन लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और डिस्पोजिशन का मतलब होता है खर्च, कैसे 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 कितना खर्च हो रहा है। ठीक है, सरकार की कठिनाई आप समझिए। सरकार कह रही है कि भाई साहब आप 5000 करोड़ कमा रहे हैं, लेकिन भाई साहब अगर आप उसको सर्कुलर फ्लो में नहीं लेके आ रहे हैं तो हमको घंटा पता है कि आप क्या कमा रहे हैं। ठीक है, या सरकार को ये नहीं पता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन, हाउ द गवर्नमेंट विल क्लेम दैट दिस पर्टिकुलर इनकम इज जनरेटेड इन आवर कंट्री। ठीक है, हवाला आपको बताया था ना? ठीक है, हवाला गवर्नमेंट क्लेम कर सकती है कि ये पैसा हमारा था? नहीं कर सकती। जनरेट कहां हुआ? स्मगलिंग। ठीक है, सरकार क्लेम कर सकती है कि पैसा गया? नहीं, पता ही नहीं चला कि पैसा गया और कुछ आया। हाँ, अगर प्रॉपर माध्यम से जाता, इंपोर्ट ड्यूटी लगता, तो समझ में आता सरकार को कि अच्छा इतना रुपया इंपोर्ट ड्यूटी लगा, इसका मतलब इतने वैल्यू का गुड्स हमारे इकोनॉमी में क्या हुआ, आया। समझ में आ? तो ये यही बात है, विडंबना नहीं, दिक्कत ही नहीं। क्लियर बात समझ में आता है? अब बोलते हैं मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बोलते हैं इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ, किस का साइकिल है? जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम की उत्पत्ति कहां हो रही है? ठीक है,
इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में कितना इनकम जनरेट हो रहा है। तो फर्स्ट बैच ने एक सवाल किया कि सर प्रोडक्शन का प्रोसेस का मतलब तो हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को ले रहे हैं, ट्रेडिंग छूट गया। क्योंकि अगर प्रोडक्शन के लिटरल शब्द पे, लिटरल मीनिंग पे जाए तो प्रोडक्शन का मतलब तो ये होता है कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सर ऐसा भी तो होता है, बहुत सटीक सवाल है, ठीक है, कि ऐसा भी तो होता है सर कि एक व्यक्ति है जिसने रेंट पे एक दुकान ली हुई है, 500 रुपए का सामान लाता है, 550 रुपए में बेच देता है, ठीक है, वो प्रोडक्शन तो नहीं करता है, लेकिन वैल्यू जनरेशन तो करता है, कर रहा है कि नहीं? 50 रुपए का वैल्यू जनरेट किया कि नहीं? 50 रुपए उसका इनकम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। ठीक है, मान लो कि इनकी एक दुकान है, ये 500 रुपए का कोई सामान आटा लेके आते हैं, 550 रुपए का आगे कंज्यूमर को बेच देते हैं, तो 50 रुपया इनके हाथ में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं इनकम। तो सर अगर ये प्रोडक्शन प्रोसेस लिखता है कि इट्स द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन व्हाट अबाउट द ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो भाई साहब इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज इंप्लाई होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसको इस चीज से नहीं कंफ्यूज कीजिएगा कि सिर्फ हम मैन्युफैक्चरिंग में इनकम को पकड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम हर पॉइंट पे इनकम को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो इट्स द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग होम, बिना देखे हुए बताइए पैसा किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, भाई जिन्होंने सर्विसेज दी है उन्हीं के बीच में तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी अमंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब अमंग द हाउसहोल्ड्स। बोलता है इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि क्या, द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या, हाउसहोल्ड्स। एंड फाइनली its circulation from household to the firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। मतलब वही सर्किल को क्या है, उस सर्किल को डिफाइन करते हैं कि इनकम का जनरेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में, इनकम जनरेट होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में तब जब फैक्टर सर्विसेज ली जाएंगी, तो वही इनकम जनरेट होगा। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम जनरेट हुआ तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज वाले जो लोग हैं उनको उनका हिस्सा दिया जाएगा कि लीजिए भैया ये रेंट आप लीजिए, ये इंटरेस्ट आप लीजिए, ये सैलरी आप लीजिए, ये प्रॉफिट आप लीजिए, सबको पैसा बांटा गया। तो पैसा बांटा गया तो सबके हाथ में पैसा आ गया, और वो लोग फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे किन चीज के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, तो तीन स्टेज आ गया, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वही तीन स्टेज आ गए, और फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, तीन फेज होते हैं। आगे तीनों फेज। पहला होता है जनरेशन फेज, जब पैसा पहली बार जनरेट हो रहा है, इनकम पहली बार जनरेट हो रहा है। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, whenever there is a production activity, only in that case there is a generation of income. Production activity gets halted, there is no generation of income because there is no any need for the factor services। समझ में आता है? एकदम क्रिस्प बात, एकदम सटीक सीधी बात। Production activity is the main point of the generation of income. If there is no production, there is no need of the factor services. And if there is no need of the factor services, there is no any generation of factor income। सीधा बात कि भैया प्रोडक्शन नहीं मतलब पैसा जनरेट नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बोलता है इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्लियर? और फिर फैक्टर सर्विसेज के लेने की वजह से ही हमने क्या जनरेट किया, पैसा जनरेट किया। कोई दिक्कत? अब जनरेट हो गया, हमने फैक्टर सर्विसेज ले ली, अब पैसा हम फैक्टर प्रोवाइडर्स को देंगे, मतलब हाउसहोल्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। The phase, this phase involves the flow of factor income, flow हो रहा है in the form of rent, wages, interest and profit। ठीक है, from firms to the households। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है वो। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज फर्म ने लिया, फर्म अब हाउसहोल्ड्स को क्या कर रही है, पैसा दे रही है। ठीक है, जिसका जिसके फॉर्म में है उसका उसके फॉर्म में दे रही है। अगर किसी से जगह ली है तो उसको रेंट दे रही है, किसी को एम्प्लॉय की है तो उसको सैलरी दे रही है, किसी से पैसा ली है तो उसको इंटरेस्ट दे रही है, और जो बिजनेसमैन लगा हुआ है काम में उसको इंसेंटिव के रूप में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। बट ऑब्वियस है कि सबको सबके हिस्से का पैसा मिल रहा है, और जब पैसा मिल गया द थर्ड फेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्पोजिशन। इसके बारे में खूब चर्चा किए थे मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स के अंदर, बताए थे कि इंडिविजुअल लेवल पर सेविंग्स बहुत अच्छा है, लेकिन कंट्री लेवल पे अगर सब लोग सेव करने लगे, देखो आ गया ना वही चीज कि मान लो कि हाउसहोल्ड के पास पैसा आया, इनकम आया, हमने नूराना को 100 रुपया दिया, इनकम है, लेकिन ये खर्चना ही नहीं चाहते, तो भाई साहब अगले स्टेप में उस 100 रुपया तो निकल लिया, लिख कर गया,
क्योंकि अगर वो 100 रुपया दोबारा से 100 रुपया एक्सपेंडिचर होता तो फिर वो किसी की कमाई बनता, फिर वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता, फिर वो आगे जाता। फिर अगर इन्होंने ये 100 रुपया सेव कर लिया तो भाई साहब ये इकोनॉमी से क्या हो गया, लीक कर गया। और भाई लीक कर गया ना, तो जब तक ये इन्वेस्ट नहीं होगा फिर से इंजेक्ट नहीं होगा। इतना आप समझ में आता है? क्योंकि अगर ये सेव नहीं करते, उसको इन्वेस्ट करते, तो वो हमेशा सर्कुलर फ्लो में रखता। इन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया तो वो सर्कुलर फ्लो से लीक कर गया तब तक के लिए जब तक वापस से उसको इन्वेस्ट करके इंजेक्ट ना करे। क्लियर? बात समझ में आता है? एकदम बिल्कुल। तो डिस्पोजिशन इज वेरी मच नेसेसरी बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ इनकम इन अ पार्टिकुलर हैंड विल नेवर जनरेट द प्रोडक्शन एक्टिविटी अगेन। क्या बोलो, ठीक कह रहे हैं ना? तुम 1000 रुपया कमाए पर तुम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते हो, मतलब तुम्हारा डिमांड मार्केट में क्या ऐसे ही रुक। और ऐसे ही अगर 100 लोग हैं तो भाई साहब डिमांड मार्केट में डाउन होगा कि नहीं होगा? और जब डिमांड मार्केट में डाउन होगा तो प्रोडक्शन डाउन होगा कि नहीं होगा? डिमोनेटाइजेशन इसीलिए। ठीक है, गवर्नमेंट को जब मार्केट में डिमांड को कम करना होता है, सरकार हर वो एक्टिविटी करती है, हर वो तरीका निकालती है जिससे लोग कम से कम खर्च करें। और जब सरकार को मार्केट में डिमांड बढ़ाना होता है, पढ़ाएंगे सब यूनिट 2 में पढ़ाएंगे, ठीक है। मार्केट में सरकार को जब डिमांड बढ़ाना होता है, सरकार हर वो काम करती है जिससे लोगों के हाथ में पैसा बढ़े और लोग डिमांड करें। ठीक है, आप बोले सर ऐसा होता है क्या? एक्चुअली बिल्कुल होता है। हम आपको पूरा एक एक चीज सटीकता के साथ में एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, आइए डिस्पोजिशन फेज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्पोजिशन फेज ये तय करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन फेज आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर? चलिए, in this phase the income received by the factor of production is spent on the goods and services produced by the firm, because भाई साहब जब तुम स्पेंड करोगे तब ना दोबारा से फर्म के हाथ में इनकम जाएगा। और जब फर्म के हाथ में इनकम जाएगा तभी ना वो दोबारा से सोच पाएगा कि अच्छा चलो हम फिर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और फिर प्रोडक्शन करेगा तो फिर तुमसे बोलेगा कि आइए फैक्टर सर्विसेज दीजिए। ठीक है, और दीजिए तो फिर पैसा लीजिए, और फिर पैसा लीजिए तो आप फिर इन्वेस्ट फिर कंज्यूम कीजिए। ठीक है, तो भाई अगर ये साइकिल में से कोई भी प्रोसेस रुका तो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम गया बंद, खत्म, बिल्कुल खत्म। समझ में आ रहा है? तो 3 फेज, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन। इकोनॉमिक्स में कभी नींद नहीं आएगा, बीएसटी में नींद आएगा, इकोनॉमिक्स में कभी नींद नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 11 में तो आ रहा है। 11 में इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं। यहाँ पे सारा चीज इकोनॉमी से रिलेटेड है, एकदम आपको सब सटीकता के साथ एकदम इकोनॉमिक दिखेगा आगे पीछे। आप जब कनेक्ट कर पाएंगे ना आपको कभी नहीं आएगा। आइए टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, 2 टाइप का पढ़ें, रियल फ्लो पढ़ें, मनी फ्लो पढ़ें। ठीक है, चेक कर लीजिए, ये डायग्राम चेक कीजिएगा, नहीं डायग्राम आपको अपने आप बता देगा रियल फ्लो। देखिए हाउसहोल्ड से क्या चला है, फैक्टर सर्विस, और फर्म से क्या चला है, गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल चीज की बात कर रहे हैं कि क्या चीज चली है और कहाँ तक पहुंची, सर्विस या गुड्स क्या चला है। ठीक है, हाँ मतलब एक्चुअली जो चीज जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो क्या चला है। ठीक है, इसीलिए इसका दूसरा नाम फिजिकल फ्लो है। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन बोलता है कि भाई साहब जब हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को दें और जब फर्म्स का बना हुआ सामान गुड्स और सर्विसेज खरीदें, ये जो फ्लो हुआ हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में, इसी को रियल फ्लो बोलते हैं। यही लिखा हुआ है, देखिए रियल फ्लो refers to the flow of factor services from households to the firm and the corresponding flow of goods and services from firms to household। दोनों जगह गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? मतलब यहाँ पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। As seen in the diagram आपने देख लिया। It is also known as physical flow, इसको हम physical flow भी बोलते हैं। There is only exchange of goods and services between the two sectors without involvement of any money, because money का involvement हम कहाँ दिखाते हैं? Money flow। और जब दोनों involvement एक साथ में दिखाते हैं ना तो उसको circular flow बोलते हैं। मतलब सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में ये दोनों इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, एक साथ। ठीक है, अभी चलते हैं वहां तक पढ़ते हैं। तो रियल फ्लो की इतनी बात समझ में। अब ये वाली बात समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस इन एन इकोनॉमी। हाउ? इसको समझाते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेवल। बोलता है रियल फ्लो बताता है कि किसी इकोनॉमी में ग्रोथ का क्या हाल है। बट ऑब्वियस, ठीक है,
जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाया जाएगा उतना ज्यादा फैक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, और जितना ज्यादा फैक्टर सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी उतना फैक्टर इनकम फैक्टर प्रोवाइडर्स के हाथ में, हाउसहोल्ड्स के हाथ में आएगा, और जितना ज्यादा पैसा हाउसहोल्ड्स के हाथ में आएगा वो उतना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने को क्या है, रेडी है। तो भाई ग्रोथ दिखता है, किसी भी देश का ग्रोथ दिखता है जब उस देश में ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, प्रोडक्शन और फ्लो। प्रोडक्शन के साथ फ्लो भी होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन होने के बाद स्टॉकिंग होना कहीं से भी भला बात नहीं। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक फ्लो, देयर इज अ नीड फॉर अ फ्लो, फ्लो की जरूरत है, बिना फ्लो के काम नहीं चलेगा। बिकॉज़ प्रोडक्शन करके स्टॉक कर लिया तो भाई किस चीज का, क्या अगले बार आपके प्रोडक्शन करने के काबिल है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये शब्द बोलता है कि रियल फ्लो बताता है कि इकोनॉमी के ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर है, क्या आधार है, क्या संभावना है। क्लियर, समझ में आता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं समझ। बोलता है फॉर एग्जांपल व्हेन मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू फर्म्स, ज्यादा फैक्टर सर्विसेज फर्म को ऑफर की जाएंगी, कब की जाएंगी, जब फर्म को ज्यादा बनाना होगा। भाई जब फर्म को कम बनाना होगा तो वो फैक्टर सर्विस भी तो कम ही डालेगा। ये बोलता है मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम मोर, बट ऑब्वियसली ठीक है, फैक्टर सर्विसेज ज्यादा लेगा, इनपुट ज्यादा लेगा तो आउटपुट भी क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। ठीक है, मोर एंड इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज़ ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज तो भाई सब ज्यादा मनी का, फैक्टर सर्विसेज का जनरेशन, ज्यादा मनी का कंसंट्रेशन, ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब चीज क्या होगा, ज्यादा जनरेशन, और इसका रिवर्स सब चीज क्या हो जाएगा, कम। क्लियर, बात समझ में आता है। तो भाई जब भी आपसे कोई पूछेगा, पूरा हम तो पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेन ग्रोथ इंडिकेटर, सबसे बड़ा ग्रोथ इंडिकेटर क्या है, जीडीपी। तभी तो वो हल्ला हो रहा है, पिछले साल आता हुआ इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट -23.9 हो गया, -23.9 हो गया, काहे इतना हंगामा हो रहा है भाई, ये बिकॉज़ जीडीपी ही वही चीज है जो दर्शाता है कि भाई साहब इकोनॉमी का स्टेटस क्या रहेगा। अब सोचो ना, अगर जीडीपी गिर रहा है मतलब प्रोडक्शन गिर रहा है, और अगर प्रोडक्शन गिर रहा है तो भाई साहब प्रोडक्शन के साथ साथ अभी देख लो तुम सारी चीज पढ़ ली, पूरा साइकिल क्या है। जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग होता है कि भाई साहब एक देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज बनता है, फ्रॉम अ पिन टू अ एयरप्लेन, फ्रॉम अ पिन टू द शिप एंड एवरी सर्विसेज, ठीक है, उन सब का मार्केट वैल्यू का सम क्या है। मतलब मान लो कि ये पेन है, ये मार्कर है 30 रुपए का आता है, एसी है 30,000 रुपए का आता है, फैन है 13,000 रुपए का आता है। ठीक है, एवरीथिंग, एवरी बिट एंड एवरी इंच ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, देश के अंदर जो बनाया गया उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। सर जो बनाया गया सिर्फ उसका, सिर्फ नहीं, तो बनाया गया चाहे वो बिका हो चाहे ना, बनाया तो गया, ठीक है, क्योंकि जब बनाया गया तो उसके लिए फैक्टर सर्विसेज ली गई, और फैक्टर सर्विसेज ली गई तो उतना इनकम जनरेट हुआ देश के अंदर। बात समझ रहे हो, जीडीपी को क्यों पकड़ रहे हैं, जीडीपी को इसलिए पकड़ रहे हैं कि वैल्यू तुमको समझा देगा कि प्रोडक्शन हुआ, और प्रोडक्शन तुमको समझा देगा कि मनी का, ऐसे और भी कंसेप्ट है, सिर्फ जीडीपी ही नहीं है, 8 कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जीडीपी, जीएलपी, एनएनपी, एनडीपी, बहुत सारा कंसेप्ट हम सबको अलग अलग समझाएंगे, लेकिन उनमें से सबसे बेसिक और सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, जीडीपी। और डेफिनेशन क्या बोलता है, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही शब्द का प्रोड्यूस्ड आ गया था, प्रोड्यूस्ड विल लीड टू जनरेशन, जनरेशन विल लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन विल लीड टू डिस्पोजिशन। मतलब आपको पूरा साइकिल समझ में आ जाएगा। बट एक पॉज करें, नेक्स्ट होता है आपके पास में रियल फ्लो के बाद सेकंड फ्लो कौन सा है आपका, तो सेकंड फ्लो है आपका मनी। मनी फ्लो के बारे में क्या बोलता है, बोलता है मनी फ्लो refers to the flow of factor payments from firms to the household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from the household to the firm for the purchase of goods and services produced by the firm। मतलब जो रियल फ्लो हुआ था उसके बदले में जो कंसीडरेशन फ्लो हो रहा है, पैसा कंसीडरेशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं मनी। ठीक है,
बोलते हैं डायग्राम देख लीजिए, आपको मनी फ्लो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं मनी फ्लो समझने। इसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो भी होता है, बोलते हैं इट्स आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो और इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मनी बिटवीन द टू सिस्टम्स, दो सेक्टर्स के बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में डिफरेंस है, जिसको रियल फ्लो मनी फ्लो समझ में आ गया वो डिफरेंस दिख ही सकता है। बोलता है यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करता है, यहाँ पैसा फ्लो करता है, इट्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ बोलता है यहाँ बार्टर सिस्टम है क्योंकि गुड्स का गुड्स के साथ में एक्सचेंज दिखाया जा रहा है, ये मनी एक्सचेंज दिखाया जा रहा है, पैसे के साथ में एक्सचेंज, इसका नाम फिजिकल फ्लो है। इसका नाम बार्टर का मतलब गुड्स टू गुड्स, कमोडिटी टू कमोडिटी, यू कैन बार्टर एक्सचेंज गुड्स टू गुड्स। और जब सर्कुलर फ्लो में आ जाते हैं तो अभी हम सिर्फ ये डायग्राम डिस्कस करेंगे, डायग्राम देख लीजिए, आपको ये डायग्राम बिल्कुल भली भांति समझ में आ जाएगा, खाली इसमें हमको एक चीज समझाना है, मूवमेंट तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहला आउटर लूप उठाइए, हाउसहोल्ड से फैक्टरी सर्विसेज फॉर्म कर दिया, ठीक है, और फॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज हाउसहोल्ड तक आया। ये बाहर वाला लूप क्या दिखाता है, रियल फ्लो की रियल फ्लो, ठीक है। तो क्या सर हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे? जी बिल्कुल। जब भी आप सर्कुलर फ्लो का टू सेक्टर मॉडल बनाएंगे हमेशा याद रखेंगे कि बाहर वाला लूप रियल फ्लो होगा और अंदर वाला लूप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि भाई बाहर वाला फैक्टर सर्विसेज तो उसके बदले अंदर से मिला क्या फैक्टर, ठीक है। बाहर वाला गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो उसके बदले अंदर से मिला क्या, ठीक है। यहाँ पे अजम्पशन है कि भाई साहब पहला अजम्पशन हमारे पास में सिर्फ दो सेक्टर है इकोनॉमी के अंदर, हाउसहोल्ड और फर्म, हम आपको समझा चुके हैं अजम्पशंस। दूसरा, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म, मतलब फैक्टर सर्विसेज जितना हाउसहोल्ड के पास है सब कौन खर्चा कर देता है, एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउसहोल्ड, क्योंकि दो ही सेक्टर ही है पूरे इकोनॉमी के अंदर भैया, तो हाउसहोल्ड अपनी सारी सर्विसेज फर्म को देता है और फर्म जितनी भी सर्विसेज चाहिए सब कहां से लेता है, हाउसहोल्ड से लेता है, मतलब बाहर का कोई सेगमेंट ही नहीं। क्लियर। तीसरा, फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउसहोल्ड, ये भी हम उस टाइम बोले कि भाई साहब सारा का सारा आउटपुट कौन खर्च कर देता है, कौन ले लेता है, कौन कंज्यूम कर देता है, कौन कंज्यूम कर देता है, वो कंज्यूम कर देता है कौन, हाउसहोल्ड। और हाउसहोल्ड जितना भी फैक्टर इनकम रिसीव करता है, जितना भी फैक्टर इनकम रिसीव करता है वो सारा का सारा फैक्टर इनकम क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है फर्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में। मतलब टोटल इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर बाय हाउसहोल्ड, ठीक है। तभी तो बेटा ना सेविंग्स है ना इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे हो, इस सेक्टर में ना सेविंग दिख रहा है ना इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, बिकॉज़ कंजम्पशन जितना, मतलब क्या हुआ कि फैक्टर इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, समझ में। हाउसहोल्ड के पॉकेट में 1 रुपया भी सेविंग्स नहीं बचता है, ये असम्पशंस जिसके ऊपर ये मॉडल ड्रॉ किया गया, ठीक है। ये असम्पशन जब टूटेंगे तो मॉडल का शक्ल अलग हो जाएगा, जो हम लोग कल की क्लास में पढ़े, ठीक है। देख दिया, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। That is, neither the household save from their income nor the firm save from their profits, ठीक है। ना ही हाउसहोल्ड कोई पैसा सेव करता है और ना ही फर्म करता है, अगर करेगा तो यहाँ बीच में बाबू एक चीज आ जाएगी जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो जो चीज किस चीज में डील करती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स लोन्स, मतलब बैंकों की बात आ जाएगी, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात आ जाएगी, शेयर मार्केट की बात आ जाएगी, अदर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज की बात आ जाएगी, तो वो बातें अभी नहीं आएंगी क्योंकि अभी असम्पशन ही हमने ले लिया कि कोई सेविंग्स नहीं है, ना हाउसहोल्ड की कोई सेविंग्स है ना ही फर्म की, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, दोनों बस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका पैसा उसका इनकम, उसका इनकम इसका पैसा। टू नंबर, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स, मतलब आप देखो हाउसहोल्ड के पास जितनी फैक्टर सर्विसेज है ना वो सब फर्म को ही सप्लाई करता है, ठीक है। फर्म के अलावा कोई है ही नहीं, वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को दे ही नहीं सकता, गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नमेंट को दे ही नहीं सकता, ठीक। अगर गवर्नमेंट होता तो हो सकता है कुछ लोग गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हो, जैसे कि हम लोग अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक। कुछ लोग फर्म की सेवा ना करके गवर्नमेंट की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाउसहोल्ड के पास जितनी भी फैक्टर सर्विसेज हैं इस वाले मॉडल में वो सारा सर्विस किसको दे रहा है, फर्म को दे रहा है, एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउसहोल्ड, बिकॉज़ फर्म के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ऐसे रियल में अगर फर्म और कहां से हायर कर सकता है, बाहर से हायर कर सकता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर
टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर, ये वो दिस दैट, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करा सकता है, वो कर सकता है। क्लियर? तो ये इस सेगमेंट का ये आपका प्रोपोजिशन क्लियर हो गया? अगर समझ में आए चलिए तो यहाँ तक करते हैं। कल की क्लास में फिर इन असम्पशंस को तोड़ेंगे और फिर आगे के मॉडल्स को इसमें जोड़ेंगे। कुछ पूछना?